इनको तो एक बार इतने दुखी हो जाते हैं क्वेश्चन को देखकर। किसको समझ में आया पहले तो ये बताओ, पहले मुझे वो बताए जिसको समझ में आया है। पता है क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ। अभी मैं आपसे जब पूछूंगा कि किसको समझ में आया, तब कहेंगे, तब भी कोई नहीं बोलेगा। फिर मैं बोलूंगा किसको नहीं आया, तब भी नहीं बोलेंगे। इसका मतलब ये है कि वो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको समझ में भी नहीं आ रहा, जिनको नहीं भी आ रहा, वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन मैंने बताया, क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन ये था, देखो एक बार क्वेश्चन बोल देता हूं, आप लोग असाइनमेंट करना मत, ठीक है? बहुत बिजी हो सब, वहां से भी क्वेश्चन देख नहीं पा रहे हैं। क्वेश्चन मैं फिर बताता हूं, बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हो। चलो, तो क्वेश्चन बेटा ये है, देखो मैं अब लास्ट बार बोल रहा हूं, फाइनल क्वेश्चन सुन लो पहले। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड, हम बेटा क्या कर रहे हैं? सोडियम क्लोराइड के मोल्टन जो NaCl लिया है उसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। जब हम मोल्टन सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे बेटा, तो वहां पर 0.1 मोल क्लोरीन गैस बन रही है। कितनी मोल बन रही है क्लोरीन गैस? 0.1 मोल, ठीक है? ठीक है। और यहां पर बेटा एम्पियर आपको दे रखा है, जो करंट फ्लो कर रहा है इस सेल के अंदर वो 3 एम्पियर करंट है। कितना है? 3 एम्पियर करंट, ठीक है? इतनी बात सबको समझ में आ गई क्वेश्चन में? बोलो। अरे जब ठीक है। अच्छा एक बात मुझे बोलनी है कि जब आप लोग क्वेश्चन पर तो तभी ध्यान दोगे जब कैमरे से हाथ हटेगा। ये अभी तो कुछ तो कैमरा ऑन ऑफ करते रहोगे। ओहो, एक बार रख दो उसको स्टेशनरी। बहुत सेलिब्रिटी हैं सब, क्या बोलूं मैं, बस ना तो सुनते हैं ना अभी तो ऑफ कर रखे हैं वो सारे बच्चों ने, कोई रिप्लाई नहीं करते। बस क्लास में अटेंडेंस लग रही है 25 बच्चों की, अभी से ही कॉलेज में पढ़ने लग गए। तो अटेंडेंस सही होती है ना 75%, ठीक है यश? अटेंडेंस के लिए बैठे बेटे ये तो क्लास के अंदर, ये सब अटेंडेंस के लिए बैठे हैं जिन्होंने कैमरा ऑफ करके बैठे हैं। एक बार उसको ऑन करके छोड़ दो, ऐसी कौन सी घर के अंदर एक्टिविटी हो रही है? मैं तो देख भी नहीं रहा, मैं तो सिर्फ ये पूछता हूं कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। इनको पता नहीं क्या लग रहा है, क्या होगा तुम्हारा। बहुत ही मुश्किल स्थिति है तुम्हारी। चलो ये बताओ, यहां तक क्वेश्चन समझ में आया? अब मैं एक बार फिर बता रहा हूं, फाइनल लास्ट बार है, ठीक है? लास्ट बार बताऊंगा। प्रियांशु देखो, तो क्वेश्चन में बेटा हमें निकालना है टाइम, हमें टाइम निकालना है कितने टाइम तक करंट फ्लो करेगा 3 एम्पियर, जिसकी वजह से 0.1 मोल डिपॉजिट होगा, ठीक है मानसी? अब देखो, आप ये जानते हो बेटा, हाँ इस रिएक्शन क्यों कराओ, आपको पता है सोडियम क्लोराइड की जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो बेटा देखो, इसको ऐसे लिख देता हूं, 2NaCl, 2NaCl बेटा जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो एक्चुअल में कितना क्लोरीन बन रहा है? अगर 1 क्लोरीन का मॉलिक्यूल बन रहा है यहां पर और प्लस 2Na, ये रिएक्शन समझ में आया? अगर 2NaCl के मोल लेते हैं तो 1 क्लोरीन का मोल बन रहा है, सिंपल, ठीक है? अब ये 1 क्लोरीन का जो मोल बन रहा है, इसके लिए बेटा कितना चार्ज चाहिए होगा? कल मैंने आपसे पूछा था कितना चार्ज चाहिए होगा, तो प्रियांशु कैसे निकालेंगे? आप ये देखो कि इस क्लोरीन को बनाने के लिए, इस मोल को बनाने के लिए यहां पर कितने क्लोराइड आयन यूज हो रहे हैं? कितने क्लोराइड आयन यूज हो रहे हैं? बोलो। 2 क्लोराइड के आयन यूज होंगे। 2 मोल, ऐसे बोल सकते हो, 2 मोल ऑफ क्लोराइड आयंस आर यूज्ड टू प्रोड्यूस, ठीक है, 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस। योगेश समझ में आई मेरी बात? हाँ बस ऐसे एक बार समझ लो बेटा, एक चीज समझ लो, चीजें कितनी भी आसान और मुश्किल, मैं बार बार यही चीज बोलता हूं, ध्यान दो यहां पर, ध्यान दो, तब आएगा समझ, ठीक है? तो अगर, हाँ तो योगेश देख रहा है कि सर का कैमरा फोन बज रहा है, चलो। तो बेटा यहां पर 2 फैराडे चार्ज से कितना बन रहा है बेटा? 1 मोल ऑफ क्लोरीन। देखो ध्यान से, 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस बन रहा है। तो 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस का कितना मास होगा? 1 मोल क्लोरीन गैस का कितना मास होगा? यस 71 होगा, 71 ग्राम। अब ये भी बताऊं या ये समझ में आ गया? Cl2 क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5,
इंटू 2 71 ग्राम। ठीक है, 2 फैराडे को अगर चार्ज को प्रोड्यूस फ्लो कर रहे हैं तो 71 ग्राम बन रहा है। यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, लेकिन बेटा क्वेश्चन में कितना डिपॉजिट हो रहा है? क्वेश्चन में कितना मास डिपॉजिट हो रहा है यश? 1 मोल ऑफ क्लोरीन बन रहा है, 1 मोल नहीं बन रहा। ठीक है प्रियांशु, 1 मोल नहीं प्रोड्यूस हो रहा बेटा, एक्चुअल में कितना हो रहा है जो हमें दिया है क्वेश्चन के अंदर? 0.1 मोल ऑफ क्लोरीन। और जिसका मास कितना होगा? जिसका मास कितना है? 7.1 ग्राम। 7.1 ग्राम हो गया। ठीक है बेटा, तो 7.1 ग्राम जो है वो एक्चुअल में मास प्रोड्यूस हुआ। तो आपको एक्चुअल में सिर्फ इतना बताना है मानसी, इतना, ये जो आप जो कंफ्यूज हो रहे हो ना, कुछ भी नहीं है इसमें। 71 ग्राम अगर प्रोड्यूस करने के लिए 2 फैराडे चार्ज लगता है, तो योगेश अगर 71 के लिए 2 फैराडे लगता है तो 7.1 के लिए कितना लगेगा? ये तो यूनिटरी मेथड है, ये यूनिटरी मेथड है, ये जो लिखा है मैंने कि 1 ग्राम अगर क्लोरीन है तो उसके लिए कितना चार्ज हो गया? 2/71 फैराडे। और अगर 7.1 के लिए चाहिए तो 2/71 मल्टीप्लाई बाय 7.1, है ना? अब सिंपल लग रहा है? अब सिंपल है, बस कैलकुलेशन करना था। 2/71 इंटू 7.1 2/10 फैराडे। और अगर 2/10 को अगर सॉल्व करोगे थोड़ा सा और, तो यहां पर बेटा आपके पास चार्ज कितना आ जाएगा? 1/5 फैराडे। ठीक है तेजस्वी, 1/5 फैराडे चार्ज आ जाएगा। और 1 फैराडे की वैल्यू कितनी है? 96485 है, 96485 फैराडे है अपॉन 5। ठीक है, तो ये बेटा चार्ज की वैल्यू होगी, ये आपका क्यू आ गया। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम। अब टाइम और चार्ज के बीच में क्या रिलेशन है? I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। करंट किसके बराबर है? चार्ज फ्लोइंग अपॉन टाइम। यस सर। तो रेस्पॉन्ड नहीं करते बिल्कुल भी। जो 2-3 ने कैमरा ऑन कर रखा है, बाकी सब बेटा क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? ऐसे ही परेशान मत करो क्लास के अंदर बिल्कुल भी। मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, जूही, दिशा, कुलजीत, ठीक है, मैं सबके नाम लेता हूँ। लोग आरेशी, इनको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। देवांशु, ठीक है, दीपेश, श्रीबंधु, तुम लोग सिर्फ फिजिक्स की क्लास में कैमरा ऑन कर सकते हो। अभी तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है? वाई आर यू नॉट एबल टू? सर क्या? नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। आई एम नॉट लिसनिंग टू एनीथिंग। मैंने सिर्फ आपसे ये कहा है कैमरा ऑन करके और मुझे बेटा रेस्पॉन्ड करो। उसमें भी आप लोगों को इशू रहते हैं हर चीज के। ना तो रिप्लाई आता है बेटा साथ के साथ जुई, ना तो ये आता है कि सर हाँ ये फैराडे वाला मुझे समझ में आ गया। तो यहां पर बेटा अपने को टाइम फाइंड आउट करना है। ठीक है, टाइम फाइंड आउट करने के लिए कैसे करेंगे बेटा? Q अपॉन I लिखेंगे। अरे बोलो। I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है, Q अपॉन I। ठीक है, तो चार्ज बेटा कितना है अपना? 96485 अपॉन 5। और एम्पियर करंट कितना दे रखा है? 3 एम्पियर। बस डिवाइड कर दिया आपने। लेकिन क्वेश्चन में बेटा जो आंसर था वो सेकंड के अंदर नहीं था। ठीक है दिशा, क्वेश्चन में टाइम आपको बेटा सेकंड के अंदर नहीं दे रखे। ऑप्शंस जो दे रखे हैं वो है 55 मिनट, 110 मिनट, 220 मिनट और 330 मिनट। ये नीट 2016 का क्वेश्चन है, इसीलिए करा रहा हूं, मैं बेवकूफ नहीं हूं। नीट 2016 का क्वेश्चन है ये। तो बेटा इसमें अगर करंट आपका मिनट, सॉरी टाइम अगर मिनट में दे रखा है तो आपको बेटा यहां पर ये जो आंसर निकल रहा है सेकंड के अंदर है, सेकंड के अंदर है ना? यस सर। उसको मिनट में कैसे फाइंड आउट करेंगे? 60 से 60 से 60 से डिवाइड करेंगे। गुड। तो 60 से डिवाइड करोगे तो बेटा आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर टाइम। और इसको अगर सॉल्व करोगे तो 320 आना, 330 आना चाहिए। चेक कर लेना सभी बच्चे। ठीक है, 330, सॉरी एम्पियर लिख दिया, 330 मिनट। यस, देखना बेटा आंसर निकाल के 330 आया क्या, या कुछ और आ रहा है? एक बार चेक कर लो फिर भी। ठीक है, जब तक मैं स्क्रीनशॉट ले आऊं मुझे आंसर बता दो।
बोलो बेटा, आएगा समझ में आप सबको? तो आप लोगों को समझ में यस सर, आ गया। यस सर। आ गया ना? कैलकुलेशन करके देख सकते हो। तो बेटा आप लोग मुझे एक बात, बस मैं वही है ना, मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, अब किसी को भी नहीं बोलूंगा, को नहीं पढ़ना, बस फॉर्मेलिटी करनी है। तो बेटा इस तरीके से बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हैं। जूही आ गया बेटा समझ में? कैलकुलेशन करके देखोगे 330 मिनट आएगा आंसर इसका, ठीक है? अरे पता है बेटा, आप लोग दुखी हो जाते हैं सुबह से शाम तक। अब ये मत बोलना इसके बाद एक क्लास और लेनी है, ये मुझे मत बोलना, ठीक है? तो बेटा हम भी तो दुखी हो जाते हैं चिल्ला चिल्ला के, बेटा बताओ, बेटा बताओ, बेटा बताओ। हाँ तो इंसान बेटा, हम भी ह्यूमन बींग्स हैं, ऐसे हम पर भी दया करो थोड़ी। तुम लोग इतना परेशान करते हो, इनको कैमरा ऑन करने में दिक्कतें हो जाती हैं। ऋषि आ गया बेटा समझ में? 330 मिनट आएगा इसका आंसर, ठीक है? अब देखो इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल ऐसे ही मिलता जुलता क्वेश्चन है, नीट 2016 का भी नेक्स्ट क्वेश्चन था। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिलीवर्ड एट द कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस बाय अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इन 60 सेकेंड्स। एक आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग असाइनमेंट क्यों नहीं करते हो? क्वेश्चंस मैं जब देता हूं, व्हाट्सएप पे मैंने दिया था, अब वो लोग करते नहीं, अब क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं इसमें, ठीक है बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिलीवर्ड एट द कैथोड, कैथोड पर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे जब हम 1 एम्पियर करंट की इलेक्ट्रोलिसिस करें 60 सेकंड के अंदर। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है ये, इसमें कैलकुलेशन कुछ नहीं है, इस वाले क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ दिमाग लगाना है। कौन पहुंच गया बताओ जरा मुझे वहां तक? डेफिनेशन पर ध्यान देना, 1 फैराडे की क्या थी? क्वेश्चन में कह रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिलीवर्ड एट द कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, करंट आपको दे रखा है 1 एम्पियर, आई 1 एम्पियर है, और टाइम बेटा दे रहा है 60 सेकंड। देखो टाइम 60 सेकंड है और करंट 1 एम्पियर। तो इसके लिए बेटा पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन्स डिलीवर्ड होंगे, कैसे निकालेंगे हम? अगर हम ध्यान दें Q की वैल्यू कितनी आ रही है? 60 कूलम। 60 हो गई ना, 60 आ गई, 60 कूलम। लेकिन ये जो 60 कूलम है एक्चुअल में बेटा, ये 60 कूलम 60 कूलम, अच्छा 60 कूलम बेटा ये वैसे आया है जैसे हमने अभी कैलकुलेशन किया है। एक्चुअल में तो आपको पता है 1 फैराडे करंट, अगर मान लो ऐसे देखो, अगर 1 एम्पियर करंट को 1 सेकंड तक फ्लो करूंगा बेटा, तो एक्चुअल में कितना चार्ज, कितना फैराडे डिपॉजिट होते हैं, कितना फैराडे लगता है उसमें? अगर 1 एम्पियर करंट को 1 सेकंड तक किसी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मैं करता हूं, ठीक है, तो एक्चुअल में बेटा कितना चार्ज हो जाता है फ्लो? उसी को बोलते हैं 1 फैराडे, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा भी बोल सकते हैं 1 फैराडे का मतलब है इट इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन्स के 1 मोल के ऊपर इतना चार्ज होता है 1 फैराडे, ठीक है? और हमें इतने में बताना है कि कितना चार्ज होगा। तो इसका कैसे निकालेंगे? हमें ऑप्शंस दिख रहे हैं, 10 की पावर 23 के टर्म्स में दिख रहे हैं, सारे दिख रहे हैं सबको? ये है आपका इसका करेक्ट आंसर 3.75, 3.75 into 10 की पावर 23। सोच के बताओ बेटा ये चार्ज कैसे, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स के नंबर निकालना है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये कैसे आया बेटा आंसर इलेक्ट्रॉन्स? चार्ज कितना सर फ्लो Q करता है? इक्वल्स टू एन से निकाल सकते हैं। हाँ एनी से निकाल सकते हो बिल्कुल। तो एनी में मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालने हैं, बिल्कुल सही, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। और टोटल चार्ज आपका ये आया है 60 कूलम की, 60 फैराडे, एक बार बताओ 60 फैराडे होगा क्या? 60 फैराडे होगा ये जो चार्ज है ना टोटल 60 फैराडे है, ठीक है? क्योंकि 1 सेकंड के लिए अगर फ्लो करते हो तो 1 फैराडे चार्ज हो गया है ना बेटा। तो इस तरीके से हमारा जो चार्ज आएगा उसकी वैल्यू, हाँ 1.6, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज हो गया 1.6 into 10 की पावर -19, ठीक तो है, 60 कूलम ही था, 60 कूलम चार्ज ये हो गया। और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेटा जो चार्ज होता है वो होता है
-1.6 × 10⁻⁻19। हाँ, तो आप ये कह सकते हो ये जो चार्ज है एक्चुअल में इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं यहाँ पर। तो Ne q होगा, q की वैल्यू बेटा 60 हो गई। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज निकालो, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालो, तो Q/E, तो ये हो गया 60/1.6 × 10⁻⁻19 बेटा। ठीक है, ये आया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 60/1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, चार्ज ऑन दिस इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना है। ठीक है, और टोटल चार्ज हमारा जो है, तो कैसे निकालेंगे, 60 के ऊपर ये हो जाएगा हमारा चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ ठीक है, 60 इंटू यही है बेटा, इसको कैलकुलेशन करेंगे बस, इसको सॉल्व करोगे 60 10⁻19 ऊपर आ गया, इसको सॉल्व करोगे 60/160, तो 600/16, इसको सॉल्व करके देखो 3.75 एक्चुअल में यहाँ पर 2 पावर और आ रहे होंगे 3750, ये वैल्यू आएगी 3750 × 10⁻19। देखो बेटा, और जब उसको अगर पॉइंट में लेके आओगे तो 2 डेसिमल पॉइंट उधर चले जाएंगे, 3.75 × 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 23 आ रहा है। देखना बेटा कैलकुलेट करके कितनी वैल्यू आ रही है इसकी, फोर 45 150, और ये हो गया 4 3 12 37.5, 4 3 12 है ना, 37.5 तो आया है यहाँ पर आंसर, इंटू 10⁻19 ये आ रहा है। कैलकुलेशन में क्या मिस्टेक हो गई, 3.75, अच्छा 37.5 है, तो एक पॉइंट उधर जाएगा तो 10⁻20। हाँ ठीक है, ठीक है बेटा, सही तो आया आंसर 37.5 × 10⁻19। ठीक है, और अगर इसको इधर रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3.75 × 10⁻20, इतने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे बेटा। ठीक है, 3.75 उधर ले जाओगे, एक पॉइंट इधर लेके आओगे तो 10⁻20 हो जाएगा। ठीक है, देखो सबको समझ में आया दिशा? यस सर। ये आएगा 3.75 × 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स, ये है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो एक बार इसके सारे क्वेश्चंस कर ही लेते हैं। ठीक है, आप लोग देख लो, अगर ओपन कर लो असाइनमेंट, उसमें व्हाट्सएप पे भेजा था तो आपने देखा नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस है इसमें, बाकी क्वेश्चंस तो थ्योरेटिकल ही हैं। क्वेश्चन नंबर 24 ये भी नीट में था ये क्वेश्चन। इसमें देखो क्या पूछा है, मैं आपको बताता हूं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि अगर ई सेल की वैल्यू जो है अगर बेटा नेगेटिव आ रही है, अगर इफ द ई सेल फॉर ए गिवन रिएक्शन हैज ए नेगेटिव वैल्यू, देन विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट रिलेशनशिप डेल्टा जी और के सी के बीच, के इक्विवेलेंट के इक्यू के बीच में क्या रिलेशन होगा इन दोनों के बीच में। तो याद करो बेटा, मैंने आपको कहा था कि किसी भी रिएक्शन को फिजिबल होने के लिए, किसी भी रिएक्शन को फिजिबल होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, डेल्टा जी की क्या वैल्यू होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, यस और नो। तो बस वही पूछा है इसमें, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, डेल्टा जी इज लेस देन 0, तो देखो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। और केसी की वैल्यू देखो, केसी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसमें केसी की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए रिलेशन देखो आप डेल्टा जी के बीच में, और अगर हम रिलेशन देखें डेल्टा आर जी जो मैंने आपको लिखवाया था लॉग केसी, ये आया था 0.059,
ऐसी वैल्यू आएगी ना, ये रिलेशन था बेटा यहां पर डेल्टा आर जी इक्वल टू 0.059 log केसी, जो रिलेशंस में निकल के आया था। तो उसके अकॉर्डिंग अगर बेटा अगर डेल्टा आर जी नेगेटिव होगा तो केसी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, केसी के साइन पर ध्यान देके बताएं क्या होना चाहिए। केसी का साइन बेटा क्या होगा, केसी की वैल्यू, नेगेटिव। एक बार रुको, इसमें करेक्ट आंसर तो इन्होंने कुछ और दे रखा है, गिव द करेक्ट रिलेशनशिप ऑफ द वैल्यूज। अच्छा इसमें के इक्विवेलेंट के अकॉर्डिंग देखना है हमें। तो फर्स्ट ऑप्शन में ये है कि के इक्विवेलेंट की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो डेल्टा जी ग्रेटर देन 0। तो एक्चुअल में बेटा इन दोनों के बीच में रिलेशन जो होगा वो अपोजिट चलेगा, यानी अगर डेल्टा जी नेगेटिव होगी, सुनो देखो डेल्टा जी अगर बेटा नेगेटिव है तो केसी की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, कुछ ना कुछ 10 की पावर -3। देखो तो हमने जब मैंने रिएक्शन में बताया था आपको कि जब हम रिएक्शन में सॉल्व करते हैं यहाँ माइनस साइन भी आई थी, माइनस साइन भी है। इसकी वजह से ये है कि अगर एक वैल्यू बेटा पॉजिटिव आएगी, अगर डेल्टा आर जी नेगेटिव है तो केसी की वैल्यू बेटा क्या आएगी फिर उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये साइन नेगेटिव है यहाँ पर, इज इक्वल टू -0.059। ठीक है, तो यानी केसी की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा आरजी की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, नेगेटिव होगी। ठीक है मानसी, जूही आया समझ में? इन दोनों के बीच में बेटा एक दूसरे के अपोजिट रिलेशन है, अपोजिट रिलेशन है। ये देखो ये एक्सप्रेशन नोट्स के अंदर देखो, आप लोग मिल गया होगा आई थिंक आपको, डेल्टा आरजी के बीच में देखो और केसी के बीच में लॉग केसी का रिलेशन, फॉर्मूला देख के बताओ इनमें आपस में रिलेशन दिख रहा है आपको? नोट्स मुझे ओपन करने पड़ेंगे अभी। यही रिलेशन है बेटा जो मैंने आपको बोर्ड पर लिखवाया अभी, ये। तो इस रिलेशन से बेटा ये पता चलता है कि अगर एक की वैल्यू आप बढ़ाओगे तो दूसरे की वैल्यू डिक्रीज करेगी, अपोजिट साइन होंगे बेटा इनके। ठीक है, तो ये ऑप्शन में पूछा हुआ है सिंपल कि दोनों के साइन का क्या रिलेशन है आपस में। चलो ठीक है, और बाकी क्वेश्चन भी करके देखना, थ्योरेटिकल आई थिंक दोनों में, इसमें एक दो क्वेश्चन और है वो करना आप लोग। अब बेटा जो कल हमने पढ़ा था, जो कल की क्लास में पढ़ा था हमने कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की बात कर रहे थे कल, है ना? तो इलेक्ट्रोलिसिस बेटा जब हम करते हैं तो मैंने आपको कहा था NaCl में दो तरह की इलेक्ट्रोलिसिस है, एक मोल्टन NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस का बताया था, है ना? तो जब मोल्टन NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो उसमें बेटा हमारे क्या क्या प्रोडक्ट आते हैं बताएं जरा, क्या क्या प्रोडक्ट आएंगे अपने मोल्टन NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस? सोडियम, एक तो सोडियम डिपॉजिट होगा बेटा कैथोड के ऊपर, और दूसरा क्या प्रोडक्ट बनेगा, बोलो कौन सी गैस लिबरेट होगी, क्लोरीन। कहां पर, कौन सी इलेक्ट्रोड पर, अरे एनोड पर होगी। एनोड पर होगी बेटा, कैथोड पर तो मेटल डिपॉजिट होता है। बिल्कुल भूल जाते हैं, नोट्स बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, रिवाइज नहीं करे ना कल के नोट्स जो कल पढ़ा था, भूल जाते हो। और इसके बाद बेटा मैंने ये तो आपको बताया था, तो सिंपल है, अगर हम NaCl एक्वस की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, NaCl एक्वस की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, NaCl प्लस H2O इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे बेटा, तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, प्लस क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस, ये तीन प्रोडक्ट बनते हैं बेटा, कल मैंने बताया था आपको। और इसमें सबसे मेन कंसेप्ट जो आपको बताया था प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में, वो था बेटा आप ये देखो कि एनोड पर यहां पर एक से ज्यादा आयंस हैं जो ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं, एक से ज्यादा सब्सटेंस है जो ऑक्सीडाइज होना चाहती हैं, मतलब देयर इज ए कंपटीशन बिटवीन आयंस, है ना? तो NaCl बेटा जब खाली NaCl था तो बेटा दो आयंस थे दिशा, एक Na पॉजिटिव था एक Cl नेगेटिव था, तो इसमें कोई लड़ाई नहीं थी, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है साफ दिख रहा है वो ऑक्सीडाइज होगा, एक रिड्यूस हो जाएगा एक ऑक्सीडाइज हो जाएगा। यहाँ पर बेटा क्या है, एक से ज्यादा सब्सटेंस है जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो सकती हैं, और यहाँ पर आयंस है Na पॉजिटिव क्लोराइड आयन, H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयंस, ये चीजें हैं। तो इनमें से हमें देखना है बेटा कैसे रिएक्शन पॉसिबल होगा,
तो एनोड पर क्या रिएक्शन होता है और कैथोड पर क्या होता है? तो पहले मैंने आपको कैथोड का बताया था। कैथोड पर बेटा क्या होने वाला है? दो आयन यहां पर आपस में कंपटीशन करेंगे, दो केटायंस कंपटीशन करेंगे और वही जीतेगा जिसकी ई नेगेटिव की वैल्यू डैश होगी। बताइए मानसी क्या होगी? अगर Na पॉजिटिव है और H पॉजिटिव है, बोलो सोडियम मेटल जो बनेगा तो उसका ई नेगेटिव कितना है, यानी EMF कितना है, और हाइड्रोजन बनेगी तो कितना होगा? सोडियम के लिए बेटा ई नेगेटिव, तुम लोगों के साथ चलाते चलाते -2.71 वोल्ट है ना, -0.71 वोल्ट। ठीक है, आप लोगों के रिप्लाई नहीं आते हैं मुझे बिल्कुल भी। ठीक है, -2.71 वोल्ट। और हाइड्रोजन के लिए बेटा कितना होता है? सबको याद कराया था कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में आपको याद था 0 होता है। ठीक है, यस सर। ठीक है, चलो तो यहां पर तो अब किसका ऑक्सीडेशन होगा, किस चीज का ऑक्सीडेशन होगा? सॉरी मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। कैथोड पर रिडक्शन होगा बेटा, सॉरी कैथोड पर रिडक्शन किस सब्सटेंस का होने वाला है? जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा बेटा? ई नेगेटिव, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? हाइयर होगी। जिसकी ज्यादा होगी है कैथोड पर, एसआरपी की वैल्यू जिसकी ज्यादा होती है, ये याद ही कर लो आप लोग। एसआरपी अगर आपका ज्यादा आएगा या ई नेगेटिव की वैल्यू, ठीक है, जिसको सेल पोटेंशियल भी बोलते हैं, इसको ईएमएफ भी बोलते हैं, इसको सेल पोटेंशियल भी बोलते हैं, इसको सेल वोल्टेज भी बोलते हैं, इसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी बोलते हैं। तो बच्चों मैं बता रहा हूं, इतना कंफ्यूज होगे बिल्कुल, पढ़ोगे जब किताबें खोलोगे ना तो देखोगे वहां पर कहीं पर एसआरपी लिखा है, कहीं पर ई नेगेटिव सेल लिखा हुआ है, ई नेगेटिव लिखी हुई वैल्यू, कहीं पर ईएमएफ लिखा हुआ है। ये सब कुछ एक ही चीजें हैं, आपको बताई थी। तो ये सब बेटा जो चीजें हैं इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? अगर ये वैल्यू बड़ी होती है, अगर इसकी वैल्यू हाइयर होती है, तो वही सब्सटेंस बेटा क्या होती है? आसानी से रिड्यूस होती है। ठीक है, इट विल गो अंडरगो रिडक्शन। ठीक है, तो रिडक्शन बेटा कब होगा बताओ? रिडक्शन कब होगा? जब रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दिशा ज्यादा होगी। तो किसकी ज्यादा होगी? तो यहाँ पर H पॉजिटिव। H पॉजिटिव की वैल्यू ज्यादा है तो बेटा एक्चुअल में हाइड्रोजन गैस बनेगी, आप देखोगे। ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी कैथोड पर। पिछली बार क्या हो रहा था? उस रिएक्शन में क्या हो रहा था? सोडियम मेटल डिपॉजिट हो रहा था। ठीक है जूही, लेकिन इस बार जो है बेटा हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। ठीक है, यस सर। अभी जितने बाकी बच्चे हैं ना, ये देखो 27 हो गए। 2 बच्चे और ये बीच में से कौन से हैं जो अटेंडेंस शो करने के लिए आते हैं? पता है इनका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ रखे हैं सारे। श्री प्रसाद कैमरा ऑन करना, ऋषि प्रसाद, सॉरी ऋषि प्रसाद बंसोड़, कैमरा ऑन कर लो जल्दी से फटाफट। कहाँ अवेलेबल हो आप, कौन सी प्लेनेट पर हो इस वक्त, पता चलना चाहिए सबको। ये तो मुझे लगता है बेटा सोलर सिस्टम से बाहर है। ऋषि प्रसाद इज आउट ऑफ सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम से भी बाहर चला गया, कोई और गैलेक्सी से बात कर रहा है। अभी देखो मैसेज भी नहीं आ रहा है इसका, टेलीकम्युनिकेशन नहीं है ना वहां तक। ठीक है, मैंने नाम नोट कर लिया, ऋषि प्रसाद बंसोड़। जल्दी से बेटा कैमरा ऑन कर लो विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो बेटा यहां पर आपने देखा कि एनोड के ऊपर, सॉरी कैथोड के ऊपर बेटा आपका हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। अब ऐसा ही होना चाहिए था, इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम देखेंगे कि एनोड पर क्या होगा। तो एनोड पर भी बेटा कंपटीशन होगा, किस किस के बीच में होगा? क्लोराइड आयन के बीच में होगा और वाटर के बीच में होगा। अब यहां पर सोच रहे हैं सर OH नेगेटिव आपने लिखा है, वाटर कैसे आ गया? तो वाटर भी बेटा खुद डिसोसिएशन करता है, वाटर भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। ठीक है, कैसे अभी देखना, मैं रिएक्शन लिख के दिखाता हूं आपको। क्लोराइड आयन तो बेटा कैसे ऑक्सीडाइज हो सकता है? क्लोराइड आयन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो रिलीज करेगा और बन जाएगा हाफ क्लोरीन। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं क्लोराइड आयन हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन
और इसकी ई नेगेटिव की वैल्यू बेटा कितनी होती है प्लस 1.3 कितनी आगे 6 तो मैं 1.36 1.36 वोल्ट है। हाँ ये है ठीक है। इसी तरीके से आप वाटर का देखो बेटा, वाटर कैसे डिसोसिएट हो सकता है, वाटर भी ऑक्सीडाइज हो सकता है। किसमें होगा बेटा, कौन कौन से आयन से ध्यान देना, एक तो ऑक्सीजन गैस में हो सकता है प्लस यहां पर H पॉजिटिव आयंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स 2s2 अगर ऑक्सीडाइज होगा बेटा तो इस तरीके से रिएक्शन आएगा आपका, ठीक है। और इसके लिए अगर E नेगेटिव की वैल्यू बेटा देखें तो कितनी होगी प्लस 1.23 वोल्ट। यहां तक कल आपको समझाया था। इलेक्ट्रोलिसिस को पढ़ें या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, वहां पर हमने देखा कि कैथोड पर जिसका एसआरपी ज्यादा था वो रिडक्शन हो रहा है। तो यहां पे बेटा ऑक्सीडाइज कौन होगा, जिसका एसआरपी कम होगा। जिसका एसआरपी कम होगा तो यानी कि ये, यानी बेटा इस रिएक्शन को पॉसिबल होना चाहिए था, दिस रिएक्शन शुड बी हैपनिंग एट एनोड, बट एक्चुअली दिस रिएक्शन डिड नॉट हैपन। हम ऑब्जर्व करेंगे बेटा तो ये रिएक्शन नहीं होगा। उसके लिए क्या रीजन बताया था बेटा, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन आर सो मच स्लो, इतने स्लो होते हैं काइनेटिकली बेटा। अगर देखें तो इस रिएक्शन की जो स्पीड है ना, बहुत ही स्लो रिएक्शन होता है। ये देखो ये लिखा हुआ है, सम इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस दो फिजिबल, कुछ केमिकल रिएक्शन बेटा फिजिबल तो होते हैं, समझ रहे मेरी बात, फिजिबल होते हैं मतलब रिएक्शन पॉसिबल है, लेकिन उनकी स्पीड बेटा इतनी कम होती है, दे आर सो स्लो काइनेटिकली दैट लोअर वोल्टेज, एट लोअर वोल्टेज, अगर आपने बेटा वोल्टेज की वैल्यू कम रखी। अब जैसे हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोलिसिस में आपको कुछ वोल्टेज अप्लाई करोगे, कुछ बैटरी अप्लाई करोगे, यहाँ पर कुछ बैटरी आप अप्लाई करोगे किसी भी सेल के अंदर, तो वो बैटरी की अगर वैल्यू बेटा, अगर वोल्टेज की वैल्यू आप कम रखेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे बेटा इस रिएक्शन के थ्रू, उनकी स्पीड बहुत ही कम होगी, इतनी कम होगी दैट दे दिस स्लोनेस क्रिएट रेजिस्टेंस, नोट्स में लिखा हुआ है देखो, दिस स्लोनेस क्रिएट रेजिस्टेंस एट इलेक्ट्रोड सरफेस। तो एक्चुअल में बेटा जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना, एनोड से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, उनको इतना रेजिस्टेंस मिल रहा है कि वो रिलीज तो हो रहे हैं लेकिन उनकी स्पीड बहुत कम है, तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन पहुंच ही नहीं पाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स आर प्रैक्टिकली नॉट रीचिंग द कैथोड, जो कि होना चाहिए, समझे मेरी बात। और जब इलेक्ट्रॉन्स बेटा, हाँ इलेक्ट्रॉन्स बेटा इतने स्लो हैं, इनकी स्पीड इतनी स्लो है इस रिएक्शन की कि इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम स्पीड पे रिलीज हो रहे हैं, काफी कम स्पीड है। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होने के बावजूद उनका जो फ्लो है वो बहुत कम रहेगा, और वो इतना कम रहेगा कि एक तरीके से एक्चुअल में पहुंच ही नहीं पाएंगे कैथोड तक, तो जिसकी वजह से ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। अब बेटा देखो, अब एक चीज समझने की, कई बार क्वेश्चन में भी आ सकता है एग्जाम में, कि क्या ये रिएक्शन पॉसिबल होगा या नहीं दिशा। तो ये रिएक्शन बेटा पॉसिबल है, ठीक है, प्राची की रिएक्शन पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए कंडीशन एक है, और वो कंडीशन ये है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा बेटा। क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज की वैल्यू कुछ एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, एंड दैट एक्स्ट्रा वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग दिस रिएक्शन इज नोन एज ओवर वोल्टेज। इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ओवर वोल्टेज, ठीक है। ओवर वोल्टेज का मतलब बेटा क्या है कि आपको वोल्टेज की वैल्यू थोड़ी सी एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। तो जैसे मान लो इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमें कितना वोल्टेज चाहिए, 1.23 वोल्ट इस रिएक्शन को पॉसिबल करने के लिए। तो अगर बेटा 1.23 से थोड़ा सा वोल्टेज ज्यादा दोगे आप, अगर कुछ एक्स्ट्रा वोल्टेज दोगे, तो हो सकता है कि रिएक्शन आपका फिर क्या कंप्लीट हो, ये वाला रिएक्शन पॉसिबल हो जाए, समझ गए। लेकिन अगर रिएक्शन अपने आप करने दोगे, इफ यू वांट टू डू रिएक्शन बाय इट्स ओन, अगर अपने आप देखना चाहते हो कि क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो फिर ये प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा, क्लोरीन गैस बनेगी इस केस में, नेचुरली ये क्लोरीन बनेगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये वाटर बन जाए, वाटर का ऑक्सीडेशन हो जाए, यानी ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाए, तो आपको बेटा थोड़ा सा वोल्टेज क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वोल्टेज सप्लाई करना पड़ेगा इस बैटरी के थ्रू, जो इसमें लगाई है आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, और उसी को बोलेंगे ओवर वोल्टेज, या एक्स्ट्रा वोल्टेज को ओवर वोल्टेज का नाम दिया गया है।
ठीक है, तो ये एक्सेप्शन जो है ना बेटा, सुन लो सभी बच्चे, ये एक्सेप्शन सिर्फ NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस में है। एक्वस NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस में ये होती है, और बहुत कम रिएक्शन होते हैं जिसमें एक्चुअल में ये स्थिति आती है। ठीक है कुलजीत? कुलजीत समझ में आया कुछ? बस गर्दन हिल रही है ऐसे, बस। अब जो एग्जाम में आएगा ना क्वेश्चन NaCl का, तो देखना उसमें क्या होगा। उसमें आप लोग प्रोडक्ट गलत लिख के मत आना, ठीक है? क्योंकि यहां पर यही चीज ध्यान रखनी है कि बेटा एनोड पर क्लोरीन गैस ही बनेगी, ठीक है, जैसे पहले बन रही थी उस वाले रिएक्शन में भी क्लोरीन गैस बन रही है, तो यही रिएक्शन हो रहा था वहां पर भी। लेकिन कैथोड पर बेटा क्या हुआ, यहाँ पर H पॉजिटिव आयंस का रिडक्शन होगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है? तो ये अपने अंदर में बहुत स्पेशल रिएक्शन है, इसलिए आपको मैंने बता दिया, ये एक्सेप्शन में आता है कि यहां पर ऑक्सीजन गैस क्यों नहीं फॉर्म होती। कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन कि व्हाई ऑक्सीजन गैस इज नॉट रिलीज इन दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। समझ में आया बेटा? मानसी, रीजन समझ में आया, क्या रीजन हुआ? एक चैप्टर का नाम भी है बेटा, केमिकल काइनेटिक्स, उसको भी पढ़ना है आपको। फिजिकल केमिस्ट्री में अगला चैप्टर भी है केमिकल काइनेटिक्स जिसको बोलते हैं, जिसमें बेटा हम ये पढ़ते हैं कि किसी रिएक्शन की स्पीड कितनी ज्यादा और कम होती है, ठीक है? तो केमिकल काइनेटिक्स का टॉपिक इसमें जुड़ गया है। इस रिएक्शन के पीछे जो रेस्पॉन्सिबल है वो केमिकल काइनेटिक्स है, कि किसी रिएक्शन की स्पीड इतनी कम हो गई, ठीक है, कि प्रैक्टिकली यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, मतलब टू गेट द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बेटा बनना चाहिए था वो फॉर्म नहीं हुआ। लेकिन जनरली आपको बेटा याद रखना है यश, कि किसी भी रिएक्शन के अंदर कभी भी वही प्रोडक्ट बनेगा, इलेक्ट्रोड के बेटा सॉरी एनोड पर वो रिएक्शन बनेगा जिसके एसआरपी की वैल्यू बेटा क्या होगी, मैं लिख देता हूं यहां पर, आप लोग अच्छे से याद कर लो, इस बात को दिमाग में सेव कर लो कि एसआरपी की वैल्यू अगर आपकी क्या होगी, लोअर होगी, है ना, तभी उसका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है? अगर एसआरपी की वैल्यू कम है तो ऑक्सीडेशन होगा, और अगर एसआरपी की वैल्यू ज्यादा होगी तो उसी सब्सटेंस का क्या होगा बेटा, रिडक्शन होगा। अब बहुत सारी इलेक्ट्रोलिसिस आपको सिलेबस में पढ़नी है, काफी सारी इलेक्ट्रोलिसिस है। जैसे यहां पर अगर देखो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस है अगली, तो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस में क्या प्रोडक्ट मिलता है बेटा? वाटर में क्या होगा बताओ, जब आप H2O की इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? हाइड्रोजन सोच समझ के बोला करो। आपने अच्छी को बताओ, छोटी क्लास में नहीं पढ़ा था वाटर में से करंट पास करते तो कौन सी गैस बनते हैं? सोच के बताओ थोड़ा सा। अगर वाटर में से करंट पास करोगे यानी इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो क्या दो गैसेस रिलीज नहीं होती उसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन? हाँ, यश का माइक ऑन नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। तो बेटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनती है, ध्यान रखो। ये रिएक्शन तो बहुत हमने तो पढ़ा था, पता नहीं आप लोगों के हो सकता है सिलेबस में ना हो। चलो, तो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो बेटा क्या प्रोडक्ट बनने वाला है? हाँ, H2O बनेगा हाइड्रोजन में प्लस ऑक्सीजन गैस बनेगी। तो क्या मुझे ये बता सकते हैं वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस में जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनती है तो यहां पर बेटा किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा? अब मुझे बता दो, बस उसका कंसेप्ट क्लियर है इस चैप्टर में। सिर्फ मैंने इतना पूछा कि किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा, कौन से आयंस का। वाटर के अंदर कौन सा डिसोसिएशन होगा तो कौन से आयन बनते हैं? दो आयंस हैं ये, किसका ऑक्सीडेशन कर सकते हो और किसका रिडक्शन कर सकते हो? H पॉजिटिव आयन जो है, ये क्या मतलब है इसका H पॉजिटिव आयन का? इसको क्या करना पड़ेगा? रिडक्शन करना पड़ेगा, तभी तो हाइड्रोजन गैस बनेगी, है ना? H पॉजिटिव आयन प्लस इलेक्ट्रॉन अगर एक लेगा तो हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो हाइड्रोजन गैस कहां पे बननी चाहिए बेटा? इसका मतलब कैथोड के ऊपर, है कि नहीं? कैथोड पर ये रिएक्शन होगा बेटा, यस H पॉजिटिव रिड्यूस हो जाएंगे हाइड्रोजन गैस में। सिंपल है, या इसमें भी कोई स्पेशल चीज है, मुश्किल लग रही कोई बात?
इजी है, ठीक है। और यहाँ पर बेटा एनोड पर क्या होगा, हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ किसका ऑक्सीडेशन हो, OH नेगेटिव आयंस। अब बेटा देखो ये OH नेगेटिव आयन एक्चुअल में, हाँ, तो OH नेगेटिव आयन का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो देखो कैसे होगा, OH नेगेटिव आयन में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद बनेगा क्या, OH प्लस इलेक्ट्रॉन, ये फॉर्म होगा। और ये अगर OH को देखें बेटा, तो OH को अगर देखें तो 4OH जो है फिर दोबारा ये कंबाइन करके क्या बना देंगे, वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे 2H2O प्लस O2। देखो ये प्रोडक्ट बनेगा आपका। 4OH जो यहाँ पर रिड्यूस हुए हैं एक्चुअल में, तो क्या बनेगा, एक OH प्लस एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। और ये OH में अगर 4 बेटा अगर हम बैलेंसिंग करें तो एक्चुअल में ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप क्या देखते हो, अगर हम ओवरऑल रिएक्शन देखें, दोनों को कंबाइन करें तो हमें क्या दिखता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनेगी कैथोड के ऊपर, और एनोड पर बेटा क्या निकलेगा, एक तो वाटर बन रहा है और एक ऑक्सीजन गैस लिक्विड हो रही है। ठीक है, बात से आया सब में बताओ, ठीक है, दिशा आ गया बेटा समझ में? यस सर। अच्छा बाकी Yes, को sir. जूही आ गया समझ में? ठीक है चलो, तो सिंपल सी है, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस बहुत सिंपल है। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनती है। हाइड्रोजन बेटा वहां पर बनेगी कैथोड पर क्योंकि रिडक्शन हो जाएगा, और ऑक्सीजन बनेगी यहाँ पर एनोड पर जहां पर ऑक्सीडेशन हो जाएगा OH नेगेटिव आयंस का। सिंपल है। अब आप एक अगर देखना चाहते हो, अगर बेटा ओवरऑल रिएक्शन को देखोगे, जैसे इस रिएक्शन को इस रिएक्शन को आपस में ऐड करोगे तो आप क्या देखोगे, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा और OH नेगेटिव आयन मिलकर वाटर ही बना देंगे। तो मतलब ओवरऑल जो कंबाइंड रिएक्शन होगा वो क्या होगा, जो ऊपर लिखा है H2O ब्रेक डाउन होगा हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस में, ये है ओवरऑल रिएक्शन। तो इसके ऊपर वैसे कभी क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन किस तरीके से आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। एक क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है कि बेटा अगर इस वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस जब हम कर रहे हैं तो अगर बेटा उसमें हम थोड़ी सी H2SO4 की ड्रॉप्स डाल दें, क्या डाल दें, सल्फ्यूरिक एसिड डाल दें कुछ ड्रॉप्स, तो इस रिएक्शन के ऊपर क्या असर होगा, इस रिएक्शन की प्रोडक्ट के ऊपर क्या कुछ चेंज होगा। इफ वी ऐड सम H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड अगर हम डाल दें तो क्या होगा, सोच के बताओ। अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड डाल दें थोड़ा सा तो उसका क्या असर होना चाहिए, यहां पर बेटा क्या आयंस निकल सकते हैं। अच्छा सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में कैसा इलेक्ट्रोलाइट है पहले तो ये सोच लो, कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, एसिड्स जो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो यानी कि ये बेटा तुरंत क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। तो कौन से आयंस बनेंगे वहां पर, अगर ये डिसोसिएट होता है तो कौन से आयन बनेंगे, H plus SO4 2 minus. 2 फाइनल, ठीक है। अब यहां पर देखो इस H पॉजिटिव से तो कोई खतरा नहीं है क्या, क्योंकि H पॉजिटिव तो पहले भी था। किससे खतरा है, किससे खतरा है भाई, ये क्या करेगा, ये भी अपना काम दिखाएगा कुछ। तो क्या बेटा मानसिक प्रोडक्ट चेंज हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बताता हूं इसमें क्या